नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा चक्र पर। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमने देखा था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के बारे में। पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष के बीच माना जाता है। दूसरा था पूर्व संख्यात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, 11 वर्ष से वयस्कता तक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इसकी सारी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने जाएंगे पूर्व संख्यात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। इसकी सारी विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने दे रखा है। पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था की विशेषता के बारे में। देखते हैं पूर्व संख्यात्मक अवस्था की विशेषताएं। जो पूर्व संख्यात्मक अवस्था है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चों के बीच में माना जाता है पियाजे के अनुसार। इस अवस्था में बच्चे भाषा, कल्पना और प्रतीकात्मक सोच, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग, का विकास करते हैं, लेकिन वे अभी तक तर्क संगत और तार्किक रूप से सोचने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी इस पे ध्यान दीजिएगा, पूर्व संख्यात्मक अवस्था में बच्चे भाषा, कल्पना और प्रतीकात्मक सोच का विकास करते हैं। सवाल सीधे पे आ सकता है, भाषा का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो बोलेंगे पूर्व संख्यात्मक अवस्था में शुरू हो जाता है। बच्चे कल्पना करना शुरू कर देते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, खुद से बातें करने लगते हैं, प्रतीकात्मक सोच का विकास होने लगता है। अब हम इसकी विशेषताओं को जरा विस्तार से देखते हैं। पहली विशेषता है पूर्व संख्यात्मक अवस्था की प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग का विकास। प्रतीकात्मक सोच में, यानी प्रतीकात्मक सोच होता क्या है? तो प्रतीकात्मक सोच में बच्चे वस्तुओं, घटनाओं और विचारों को प्रतीकों यानी सिंबल्स के माध्यम से समझने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। यानी जो बच्चा होता है, अब किसी घटना, किसी वस्तु को किसी सिंबल या प्रतीक के रूप में भी उसको व्यक्त कर सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा। उदाहरण के लिए, बच्चा कल्पना कर सकता है कि एक छड़ी घोड़ा है और वह उस पर सवारी कर सकता है। यानी बच्चा अब किसी छड़ी को घोड़ा मान सकता है। वो जानता है कि ये छड़ी है, लेकिन वो कल्पना करने लगता है अब ये घोड़ा है और उस पर बैठकर वो सवारी कर सकता है। ठीक है। और फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक बच्चा केले को टेलीफोन बनाकर बातचीत का नाटक कर सकता है। बच्चा कोई केला है या कोई और डब्बा वगैरह है, उसको टेलीफोन की तरह यूज करके बातचीत का नाटक कर सकता है। यानी बच्चे का विकास इतना हो चुका है कि वो किसी वस्तु को प्रतीक के रूप में यूज कर सकता है। वह जानता है कि यह केला है या कोई वस्तु है, लेकिन वो कल्पना कर सकता है कि देखें केला नहीं, क्या है, टेलीफोन है। और एक बार सवाल आया था सीटेट में कि सेमियोटिक फंक्शन या लाक्षणिक प्रकारता क्या है? सही मायने में सेमियोटिक फंक्शन या लाक्षणिक प्रकारता ही सिंबॉलिक थिंकिंग का दूसरा नाम है। तो जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि भाई सब लोग प्रतीकात्मक सोच पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने एक नया टर्म लिया, सेमियोटिक फंक्शन या लाक्षणिक प्रकारता, जिसका अर्थ भी यही होता है, प्रतीकात्मक सोच। तो इसको भी याद रखेंगे, सेमियोटिक फंक्शन या लाक्षणिक प्रकारता क्या है? सिंबॉलिक थिंकिंग को ही भी हम कहते हैं। इसके बाद का देखते हैं दूसरा विषय। तो दूसरा गुण जो है वह है अहम केंद्रीयता, ईगोसेंट्रिज्म। अहम केंद्रीयता का अर्थ है चीजों को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना तथा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होना। जो बच्चे होते हैं वे जो देख या महसूस कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि वही हर कोई देख रहा है और महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा किसी वस्तु को छिपा कर नहीं देख सकता तो मान लेता है कि कोई और भी उसे नहीं देख सकता है। तो ईगोसेंट्रिज्म का यहाँ अर्थ यह है कि बच्चा दुनिया को, चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है। यानी बच्चा अभी बहुत क्या है, छोटा है। वह कोई भी चीज होता है, कोई वस्तु को अगर वो छिपा ले तो उसे लगता है कि अब कोई उसे नहीं देख पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी बच्चे का क्या है, विकास अभी बहुत ही छोटे स्तर पे बच्चा है वो, इसलिए वह क्या करता है, वो अहम केंद्रीय होता है। उसके अंदर क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। अच्छा, ये गुण जो है ईगोसेंट्रिज्म या केवल बच्चों का गुण नहीं है। ऐसे आपके समाज में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपने दृष्टिकोण को ही समझते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं क्या, कि वो बहुत ही ईगोसेंट्रिक है। लेकिन यह छोटे बच्चों की एक क्या है, आम गुण है, ईगोसेंट्रिज्म, जो कि पूर्व संख्यात्मक अवस्था का लक्षण है। फिर जो है अगली विशेषता है केंद्रण, सेंट्रेशन। केंद्रण का अर्थ है किसी चीज, घटना या समस्या के सिर्फ एक पहलू को देखना तथा अन्य पहलुओं को ना देख पाना या ना समझ पाना। ठीक है, अन्य पहलुओं को ना देख पाना या ना समझ पाना। देखिए सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन यानी जो बच्चा होता है वो किसी चीज, कोई घटना, कोई समस्या के सामने अगर आ जाए तो
अभी उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि वह उस घटना के, उस समस्या के हर पहलू को समझ ले। केवल जो पहलू उसके सामने पड़ता है उसी को समझ पाता है, बल्कि उसके और अन्य पहलुओं को वह समझ नहीं पाता है। इसी लक्षण को कहते हैं केंद्रण, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रेशन। इंग्लिश याद रखिएगा, कहीं कहीं हिंदी में केंद्रीकरण, केंद्रीयता, लेकिन हर जगह इंग्लिश में क्या रहेगा, सेंट्रेशन ही रहेगा। तो सेंट्रेशन लक्षण क्या हो गया, बच्चा किसी चीज, घटना या समस्या के सिर्फ एक पहलू को समझ पाता है, तो उस समस्या घटना के अंदर जो अन्य पहलू हैं उसको बच्चा समझ नहीं पाता है। अभी उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि उसको 2 गिलास में समान पानी ले लें, लेकिन एक गिलास क्या रहे, लंबा और सकरा रहे, और दूसरा गिलास छोटा और चौड़ा रहे, तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि क्या हुआ, वो लंबा और चौड़ा है लेकिन दोनों में समान मात्रा है। वो सिर्फ लंबाई वाले पहलू को समझ पा रहा है, वह नहीं समझ पा रहा है कि जो छोटा वाला गिलास है वो चौड़ा है, यानी वो सिर्फ एक पहलू को समझ पा रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इस बच्चे के इस लक्षण को, जो यह पूर्व संज्ञातक अवस्था में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रेशन। इसके अलावा अगर आप एक एग्जांपल और समझाएं, तो अगर आप क्या करिए, 5 सिक्के ले लीजिए, 5 5 10 सिक्के ले लीजिए, 5 सिक्कों को पास में सटा के रख दीजिए और 5 सिक्कों को थोड़ा दूर दूर रख दीजिए, तो बच्चा ये कहेगा जो दूर दूर वाला है उसमें सिक्कों की संख्या क्या है, ज्यादा है। वह अभी नहीं समझ पाता है कि दूरी से, लंबाई से सिक्कों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी क्या है, वह पूर्व संज्ञातक अवस्था में है, अभी उसकी बुद्धि विकसित हो रही है, अभी वह किसी घटना या किसी समस्या के सारे पहलुओं को नहीं समझ पाता है, केवल एक पहलू को समझ पाता है, तो उस लक्षण को कहते हैं केंद्रण। अब केंद्रण के बाद जो अगला विशेषता आता है पूर्व संज्ञातक अवस्था की, वह है लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी। तो जो संरक्षण की कमी होती है वो केंद्रण के कारण ही होता है। तो हम ये देखते हैं कि लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या है, और फिर देखेंगे कैसे केंद्रण के कारण ही लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी बच्चों में इस अवस्था में पाई जाती है। देखते हैं अगला विशेषता, संरक्षण की कमी, लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे अभी यह नहीं समझ पाते हैं कि मात्रा, लंबाई और संख्या जैसी विशेषताएं एक जैसी रहती हैं, भले ही उनका रूप बदल जाए। उदाहरण के लिए, यदि गेंद को दबाकर चपटा कर दिया जाए तो बच्चा यह सोच सकता है कि गेंद के आयतन में कमी हो गई है। जैसे इसके पहले हमने बताया था केंद्रण में कि बच्चे जो होते हैं, इस उम्र के बच्चे जो होते हैं, वह किसी घटना, वस्तु, समस्या के केवल एक पहलू को ही देख पाते हैं। इसी कारण बच्चा यह भी नहीं समझ पाता है कि अगर हम गेंद को चपटा कर रहे हैं तो गेंद फैल जा रही है, बस वो सोचता है कि गेंद छोटी हो गई, उसका आयतन घट गया। और जो उदाहरण हमने केंद्र में बताया था आपको कि 2 गिलास ले लिया जाए, एक पतला और लंबा गिलास ले लिया जाए, एक चौड़ा और छोटा गिलास लिया, उसमें पानी डाला जाए बराबर बराबर, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि दोनों में पानी बराबर है। वह तो बस इतना देखता है कि जो लंबा वाला गिलास है उसमें पानी की मात्रा क्या है, अधिक है। यानी जो लैक ऑफ कंजर्वेशन है यह केंद्रण से जुड़ा हुआ है, संरक्षण की कमी, ठीक है। और यह मात्रा, लंबाई और संख्या के मामलों में इसको हम देखते हैं। उसके बाद फिर अगला जो लक्षण है जीववाद या एनिमिज्म, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, एनिमिज्म यानी जीववाद या सजीववाद, कहीं कहीं सजीववाद भी कहते हैं इसको। वह मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानते हैं और उनमें भावनाएं और इच्छा होने की कल्पना करते हैं। जीववाद कुछ नहीं है, बस आपने घरों में देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं अपने खिलौनों से बातें करते हैं, उसको मारते हैं, डांटते हैं, क्योंकि बच्चा जो है ये एक प्राकृतिक चीज है। बच्चे की जब मानसिक विकास होता है तो वह ऐसी स्थिति में भी आता है कि वह हर वस्तु में जीवन सोचता है कि हर वस्तु में जीवन होता है। एग्जाम्पल के लिए, बच्चे खिलौनों से बात करते हैं, बच्चा मानता है कार रुक गई क्योंकि चलते चलते वह थक गई। अगली विशेषता है कल्पनाशील खेल का विकास। बच्चे रोल प्ले करना पसंद करते हैं, जैसे डॉक्टर खेलना, खिलौनों को असली लोगों की तरह मानकर उनसे बातें करना। इससे फायदा क्या होता है, रोल प्ले से रचनात्मकता और सामाजिक कौशल के विकास में मदद मिलती है। जैसे हमने आपको बातें बताया था, इसका जो पहले वाली विशेषता थी जीववाद या एनिमिज्म में बच्चे क्या करते थे, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मान लेते हैं, ठीक है, वो उनसे बातें करते हैं। उसी तरह जो बच्चे होते हैं वो जीववाद और कल्पनाशील खेल दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अंतर संबंधित है। देखिए यहाँ क्या है, बच्चे खिलौनों को असली लोगों की तरह मानकर उनसे बातें करने लगते हैं। तो कल्पनाशील खेल का विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। बच्चे जो है रोल प्ले करते हैं, कोई बच्चा मम्मी बन जाएगा, कोई बच्चा पापा बन जाएगा, आपस में बातें करेंगे, खाना बनाएंगे, किचन का काम करेंगे, इस तरह के वो खेल करते हैं। डॉक्टर खेलते हैं वो, ठीक है, एक डॉक्टर बन जाएगा, एक पेशेंट बन जाएगा, एक पुलिस बन जाएगा, एक चोर बन जाएगा, ठीक है, वो खिलौनों को कुछ बना देंगे, ठीक है, खिलौनों से बातें करेंगे। तो इस तरह से वो करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो बच्चे की रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, और उसका जो सामाजिक कौशल है, उसके विकास में उसको सहायता मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा, जो आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था थी उसमें कुल 6 विशेषताएं हमने आपको बताई। इन्हीं 6 विशेषताओं से ही सीटेट में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 6 विशेषताओं को इकट्ठा लिख लेंगे ताकि हमें उनको याद करने में आसानी हो सके। तो हमने यहाँ पर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की सभी विशेषताओं को इकट्ठा यहाँ पर लिख लिया है। इसमें पहला क्या है,
प्रतीकात्मक सोच का विकास, सिंबॉलिक थिंकिंग का विकास। इसमें हमने बताया था आपको कि जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं को प्रतीकों के माध्यम से वो बताने लगते हैं। जैसे कोई छड़ी है, उसको बच्चा कह सकता है यह घोड़ा है, उस पर बैठ के वह सवारी करने की एक्टिंग कर सकता है। किसी वस्तु को, या कोई केला है, उसको कह सकता है ये फोन है, और फोन की तरह उससे बात कर सकता है। यानी कि वो वस्तुओं को प्रतीकों से जोड़ने लगता है। अगला है अहम केंद्रियता, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये हो गया कि बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को समझ पाता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है। उसे ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहा है वही पूरी दुनिया सोच रही है। अच्छा, इसका ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चा स्वार्थी है, बल्कि ईगोसेंट्रिज्म का मतलब यह है कि बच्चे के अंदर अभी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित नहीं हुई है उसके अंदर। इसका मतलब है स्वार्थी नहीं कह सकते हम बच्चे को। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा करता है जो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा है, तो उसको हम स्वार्थी कहेंगे। ऐसे ही एक केंद्रण, केंद्रण क्या है? सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में बताया आपको, जो बच्चा होता है किसी समस्या, घटना या वस्तु के एक पहलू को ही देख पाता है। जो पहलू उसके सामने आती है उसी पहलू को वह देख पाता है, उसी को समझ पाता है, बाकी अन्य पहलुओं को समझ नहीं पाता है। सेंट्रेशन में एग्जाम्पल दिया था, जैसे अगर ग्लास लंबा है, ठीक है, लंबा और पतला ग्लास है, एक चौड़ा और छोटा ग्लास है, दोनों में बराबर पानी है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि एक लंबा है तो दूसरा चौड़ा है। वो सिर्फ लंबाई को देखता है, एक ही पहलू को देख पा रहा है, तो कह देता है कि जो लंबा वाला ग्लास है उसमें पानी ज्यादा है। सेंट्रेशन के कारण ही क्या जाता है बच्चे के अंदर? संरक्षण की कमी आती है। बच्चा संख्या, मात्रा, लंबाई जैसे विशेषताओं के बारे में के सभी पहलुओं को सोच समझ नहीं पाता है। अगर बच्चे के सामने कोई गेंद पिचका दिया जाए तो उसे लगता है कि गेंद का आयतन कम हो गया है, वह नहीं समझ पाता है कि गेंद का आयतन कम नहीं हुआ है। अगला है जीववाद। जीववाद में क्या है? जीववाद में बच्चा क्या करता है? जीववाद में बच्चा निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी जीवन की कल्पना करने लगता है। जैसे वह गुड़िया से बात करने लगेगा, जैसे वह सूरज को क्या कहेगा? सूरज मेरे पीछे भी चल रहा है। चंदा को मामा कहता है, उसे लगता है चंदा क्या है? मामा है। इस तरह की चीजें बच्चों के अंदर आ जाती हैं। अगला लास्ट में क्या है? कल्पनाशील खेल का विकास। बच्चे जो होते हैं, बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। डॉक्टर से खेल सकते हैं, चोर सिपाही का खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं, और बच्चा इन सारे चरणों से गुजरते हुए ही अगले चरण में मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में पहुंचता है। तो इस जो अवस्था की जो सारी मेन विशेषताएं थी हमने आपको लिखवा दिया है। इसी से आपको परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल सीधे नहीं पूछा जा सकता कि सैद्धांतिक कमी किस अवस्था की विशेषता है। सवाल एग्जाम्पल के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। सवाल आपको अधिकतर इसके अंदर जो हमने इसके पहले पढ़ाया है सब विशेषताओं को विस्तार से, उसके अंदर से सवाल ज्यादा बनते हैं। आप लोग क्या करते हैं? सिर्फ मेन पॉइंट याद कर लेते हैं, पर उसके एग्जाम्पल्स नहीं याद करते हैं। तो जो पेपर बनाने वाला है वो क्या करता है? तरह तरह के उदाहरणों के माध्यम से सवाल को पूछता है। और इसके बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस पूरी वीडियो को आपने देखा है और इसके पिछले वाली वीडियो को भी देखा है। और इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। थैंक यू।